मेरा इकलौता बेटा चार चार महीने पहले जो बेरहमी से मारा गया है, उनके जो दोस्त थे अभिषेक, सूरज, दीपक घिसाड़ी, सारे के सारे दोस्त, उन्होंने उनको मारा। याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है ना, नौजियानों को काउंटर देना है ना, गौ हत्या को रोकना है ना। उधर से उन लोगों ने मारते हुए लाए उसको, और यहाँ चार बजे गांव पर लाए। 4 बजे में हम उनको छुड़ाने को गए तो हमारे घर वालों को भी, औरतों को भी हमको छुड़ाने जा रहे थे तो मार रहे थे। अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन के, इतना ध्यान में रखो। पुलिस भर्ती की ख्वाहिश चालू थी उसकी, क्या मैं पुलिस बनूंगा बोल के। आज की कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, ये कहानी भरोसे की हत्या की है। ये कहानी उस गांव की है जहां 150 साल से इंसानियत रहती थी। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज हम फिर एक दर्दनाक कहानी लेकर आपके सामने आए हैं। एक दिन भीड़ ने उसे पीट पीट कर मार डाला। उसका नाम था रहीम खान, एक साधारण सोयाबीन किसान, उम्र 50 साल, ना कोई नेता ना कोई अपराधी, और उनका कसूर सिर्फ इतना कि उनका बेटा सुलेमान खान पठान मुसलमान था। मेरा नाम रहीम खान बने खान पठान बेटा खुद। मेरा जो लड़का है सुलेमान, मेरे साथ में सवेरे काम पे था। उसके बाद में 11 बजे बोले मैं पुलिस के फॉर्म भरने को जा रहा, वहाँ पे पुलिस फॉर्म भरने के लिए गया। उसके बाद में वो उधर से उन लोगों ने मारते हुए लाए उसको, और यहाँ चार बजे गांव पर लाए। 4 बजे में हम उनको छुड़ाने को गए तो हमारे घर वालों को भी, औरतों को भी हमको छुड़ाने जा रहे थे तो मार रहे थे। इतना मारे कि बेरहमी से मारे इसको, और हमको भी मारे। रहीम खान का गांव बेताड़ खुर्द, उत्तरी महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव। जी हाँ, इस गांव में 600 हिंदू घर और सिर्फ 4 मुसलमान परिवार। 150 साल से यही उनका घर था। पीढ़ियाँ बदलीं मगर गांव नहीं बदला। रहीम खान कहते थे, हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ कि हम ये हिंदू बहुल गांव है। ईद हो या दिवाली हो, सब एक दूसरे के घर। बेटियां शादी करें तो पूरा गांव बुलाया जाए। कुछ महीने पहले रहीम खान ने अपनी बेटी की शादी में गांव के लिए अलग से शुद्ध शाकाहारी भोज रखा। करीब 1000 लोग आए। यही था वो गांव जिस पर रहीम खान को भरोसा था। पर हुजूर, साल 2025 जैसा कि हमने बताया कि बहुत दर्द दे के गया है। 11 अगस्त की दिन था। 20 साल का सुलेमान, जो पुलिस अफसर बनना चाहता था, जामनेर के एक कैफ़े में पुलिस भर्ती का फॉर्म भरने गया था। वहाँ उसकी एक हिंदू दोस्त से मुलाकात हुई। बस यही बात काफ़ी थी। कैफ़े में घुसती है भीड़, सुलेमान को घसीट कर बाहर निकाला जाता है पुलिस स्टेशन से कुछ मीटर दूर, और फिर 5 घंटे तक उस बच्चे को पीटा जाता है। लाठियों से, लोहे की रॉड, लात, घूसे, कपड़े उतार दिए जाते हैं। भीड़ में कौन थे? उसके अपने दोस्त, जिसे वो जान कहता था। 4 आरोपी उसी गांव के। फिर उस अधमरीधे को गांव के बस स्टैंड लाया जाता है, उस घर के सामने जहां वो पला बड़ा। रहीम खान, उनकी पत्नी तबस्सुम और बेटी मुस्कान बीच में आते हैं। भीड़ अब पूरे परिवार को पीटती है और आसपास कम से कम 50 लोग, सब तमाशबीन बनकर देखते रहे। कोई नहीं बचाता, कोई नहीं रोकता। उस दिन रहीम खान के बेटे की नहीं,
उनके भरोसे की हत्या हुई। फिर भी रहीम खान ने गांव का बचाव किया। कहते रहे, लोग डर गए होंगे, हथियार थे उनके पास। कुछ हिंदू पड़ोसी आए, अफसोस जताया, कहा हम कुछ नहीं कर पाए। रहीम खान मान गए। मेरा इकलौता बेटा चार महीने पहले जो बेरहमी से मारा गया है, उनके जो दोस्त थे अभिषेक, सूरज, दीपक घिसाड़ी, सारे के सारे दोस्त, उन्होंने उनको मारने की कोशिश की, वो मार डाला। उठना बैठना बोले तो उसके साथ में उनके फ़ोटो भी है। बैठना उठना सिर्फ सोने के लिए घर पे आता था, दिन भर उनके साथ में रहता था। इतना बेरहमी से मारा है कि बहुत बेरहमी से मारा उसको, हमारे आंखों के सामने। मेरी घरवाली, मेरे बच्ची, हमको ताकत नहीं छोड़ा उन्होंने। अभी तो उसका पुलिस का चालू था, पुलिस भर्ती की ख्वाहिश चालू थी उसकी, क्या मैं पुलिस बनूंगा बोल के। कहानी अगर यहीं पर ख़त्म हो जाती तो बहुत सुकून मिलता, लेकिन हुजूर, इस घटना के 90 दिन बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल नहीं की और सुलेमान के हत्यारों को ज़मानत मिल गई। यही नहीं रुका सब, दशहरे का जुलूस आता है। हाथों में तलवारें, त्रिशूल, नारे, दुर्गा बन, काली बन, कभी बुरके वाली मत बन। और उसी संगठन का नेता संभाजी भिड़े, जिसे प्रधानमंत्री परम आदरणीय गुरु कह चुके हैं, रहीम खान के लिए अब डर सच्चाई बन चुका था। एक दिन रहीम खान सड़क पर अपने बेटे के कातिल के आमने सामने हो जाते हैं। कोई पछतावा नहीं, कोई शर्म नहीं। कोर्ट में चारों आरोपी 1 फुट की दूरी पर खड़े घूरते हुए रहीम खान कहते हैं, मैं अलिफ से बे तक नहीं बोल पाया। और फिर गांव में फुसफुसाहटें शुरू होती हैं, हमने उसका बेटा मार दिया, वो कुछ नहीं कर पाया। और आखिरी झटका, एक सर्द दोपहर, तबस्सुम चाय पी रही थी, अचानक सांस रुकने लगी, घबराहट, चीख भी नहीं निकल पाई। डॉक्टर बोले पैनिक अटैक हुआ है। क्यों? क्योंकि हर बार घर से बाहर निकलते हुए वो उसी जगह से गुजरती थी जहां उनका बेटा नंगा, ज़ख्मी, मरा पड़ा हुआ था। और माँ की आँखों में बार बार वो तस्वीर आ जाती थी जिसको एक माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई और पैनिक अटैक से मर गई। यहीं रहीम खान टूट गए। 3 महीने बाद 150 साल पुराना घर, 3 बेडरूम, 3 एकड़ ज़मीन, सब छोड़कर आज वो महाराष्ट्र के धामण गांव बड़े में एक किराए के एक कमरे में रहते हैं, 25 किलोमीटर दूर, लेकिन एक पूरी दुनिया पीछे छोड़कर। गांव के लोग ट्रक में सामान लत्ता देख रहे थे, कोई हाथ नहीं बढ़ा, कोई नहीं बोला रुको। ये सिर्फ रहीम खान की कहानी नहीं है, ये वही कहानी है जो दादरी के अखलाक, यूपी के गुलाम मोहम्मद और अभी जो बिहार के अथर और मुर्शीद के साथ हुआ है, और न जाने कितने नामों के साथ दोहराई गई है। पहले भीड़ मारती है, फिर सिस्टम चुप रहता है और अंत में पीड़ित घर छोड़ देता है। इसी को कहते हैं गैटोइजेशंस। आपको याद होगा कि दिल्ली के कई वीडियो आते हैं, कहा जाता है कि मुसलमान बस रहे हैं और हिंदू पलायन कर रहे हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है ना, नौजवानों को काउंटर देना है ना, गौ हत्या को रोकना है ना, तो सभी लोग अपने फोन टॉर्च लाइट खोलो। हमारे महाराष्ट्र में जो भी गौ हत्या करेगा उसको आप सबक सिखाए, नहीं तो हम सबक सिखाएंगे। जो भी लड़ जिहाद करेगा उसको आप सबक सिखाए, नहीं तो हम सबक सिखाएंगे। होता होगा ऐसा, हम इनकार नहीं करते, लेकिन ये घटना कुछ सोचने पर तो ज़रूर आपको मजबूर कर रही होगी कि उनकी तो खबरें आ जाती हैं कि भाई हिंदू घर छोड़ रहे हैं, वहाँ पे मुसलमान की आबादी बढ़ रही है, लेकिन ये खबरें कहीं नहीं दिखाई देती। इसी को कहते हैं नफ़रत की जीत। अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे
मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के इतना ध्यान में रखो। सवाल ये नहीं है कि रहीम खान क्यों चले गए, सवाल ये है कि वो रुके क्यों नहीं, और जवाब शायद हम सब जानते हैं। याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि हिटलर की जब हुकूमत थी तो हिटलर की हुकूमत में लिखा जाता था यहूदियों से बच के रहो, ये जर्मनी के लिए खतरा है। आज यहूदी लफ्ज को निकाल दो, मुसलमान लिख दो उस पर। हमारे देश के वजीर आजम, कहां गया आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? अरे नरेंद्र मोदी जी, जो आपके एमपी ने मुसलमानों के बारे में जो बकवास बकी है, मेरी आपसे गुजारिश है कि उसका चैलेंज करके आप अरब ममालिक के अपने हुक्मरानों को भिजा दो, या हबीबी इस तरह का हम इससे सलूक करते देखो मुसलमानों से, बुझाओ। क्या नरेंद्र मोदी अपने एमपी की स्पीच का अरबी में ट्रांसलेट करके मोहम्मद बिन सुल्तान, मोहम्मद बिन जैद को भिजाएंगे? आप भिजाएंगे उनको? बताओ देश के वजीर आजम। नमस्कार, बस आज इतना ही। द स्वतंत्र के लिए मैं हैदर अब्बास नकवी। मैं हमेशा कहता हूं कि सवाल पूछना ज़रूरी है, खामोशी सबसे बड़ा अपराध है। नमस्कार।